आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी कहानी है दो प्यारे बच्चों की। तो क्या आरम और मुराद कंट्रोल कर पाएंगे अपनी टेम्पटेशंस को? क्या वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चोरी करेंगे या नहीं करेंगे? एक कॉमेडी एलिमेंट अगर कोई ऐड कर रहा है इस चैप्टर में तो ये है, क्योंकि यार जिसके खुद के घर में आग लग गई वो कभी भी ये नहीं बोलेगा इट इज नो हार्म। घोड़ा नहीं चाहता था कि आरम उसके ऊपर बैठे, और समय के लिए अगर जॉन बायरो अपने हॉर्स से दूर रहा तो ये हमारे पार्ट पे बहुत गलत होगा। वी आर डूइंग रॉन्ग। Hello everyone, this is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students to our amazing channel that is PW Commerce वाला Class 11। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। Your Divya ma'am is back and in today's class I am going to teach you your next topic जिसका नाम है The Summer of the Beautiful White Horse। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी कहानी है दो प्यारे बच्चों की जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिनका नाम है आरम एंड मुराद। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, क्यों इनके लिए ऑनेस्टी इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, घुड़सवारी करने का इनका बहुत मन था, तो क्या ये अपनी टेम्पटेशन को रोक पाएंगे? क्योंकि इनकी ट्राइब जो है वो पिछले 11 सेंचुरी से फेमस है फॉर देयर ऑनेस्टी। तो क्या आरम और मुराद कंट्रोल कर पाएंगे अपनी टेम्पटेशंस को? क्या वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स चोरी करेंगे या नहीं करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल इन दिस चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। सो यू विल गेट डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दिव्या मैम आपको दे रही है आज एक बहुत बड़ा बोनस। आप लोगों ने कहा था मैम हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहते हैं, तो इस वन शॉट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस चैप्टर के। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर स्केच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो चार सबसे मुख्य कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। तो फर्स्ट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, इसका नाम है आरम। इसका नाम है आरम। ओके, सो द नेम ऑफ द बॉय इज आरम। ये बेटा यहाँ पे कहानी में नैरेटर है और इस बच्चे की उम्र है सिर्फ 9 साल। नैरेटर यानी कि जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी में आई वर्ड देखो, दैट इज मोस्टली यूज फॉर आरम इन द स्टोरी, क्योंकि वो आपको ये कहानी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ये बहुत ही ऑनेस्ट बच्चा है, बहुत ईमानदार है, बहुत थॉटफुल भी है कि यार मैं जिस ट्राइब से, गैरेग्लोनियन नाम की ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो क्या हमें इस तरह का गलत काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बच्चे को थॉटफुल बोला गया, जो अच्छे से चीजें सोचता है। नाउ ही हैज गॉट वेरी अमेजिंग क्रिएटिव माइंड ऑल्सो, सो ही इज लिटिल इमेजिनेटिव ऑल्सो। एंड नाउ दिस चाइल्ड इज कंफ्यूज। ये बच्चा परेशान है दो चीजों के बीच में। टॉन्ट यानी कि हम बोलते हैं, टॉन्ट का मतलब हिंदी में तो होता है फट जाना, हम बोलते हैं ना टॉन्ट, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है बेटा। यहाँ पे टॉन्ट का मतलब है कि फंसा हुआ है दो चीजों में। परिवार का नाम, बोलते ना परंपरा, प्रतिष्ठा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चों के मन में टेम्पटेशन है, डिजायर है कि हम एक सुंदर सा ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स जो है उस पर घुड़सवारी करना चाहते हैं। अब क्योंकि हम बहुत गरीब हैं तो हमें वो घोड़ा चुराना पड़ेगा। तो क्या ये बच्चे इस घोड़े को चुराते हैं या फिर अपने परिवार का मान सम्मान रखने के लिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए? नेक्स्ट बेटा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है मुराद, जो कि आरम का कजन है, उसका भाई है आरम का, एंड ही इज 13 years old एंड ही इज आरम्स कजन। इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा क्रेजी, केयरफ्री बताया गया है इस चैप्टर में। क्रेजी यानी कि यार बहुत ही थोड़ा सा सरफिरा है मुराद। इसको एडवेंचर बहुत पसंद है। इसको पसंद है कि यार मैं हॉर्स राइडिंग करूं, अलग अलग एनिमल्स से अच्छे से बातचीत करूं। सो इसका एनिमल्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी दिखाया है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ। ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीना चाहता है। एंड सबसे अच्छी चीज इस बच्चे में क्या है, दैट मुराद हैज गॉट डीप लव फॉर एनिमल्स। इनको जो है जानवरों से बहुत प्यार है। एंड अल्टीमेटली अब यहां पर इस बच्चे के साथ भी कंफ्यूजन होगा कि मैं अपने परिवार का मान सम्मान को ऊंचा रखूं या फिर मैं अपनी डिजायर को ऊंचा रखूं। सो इस चैप्टर में ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइनली मुराद क्या डिसाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज अंकल खसरो। अंकल खसरो जो है भाई एक बहुत ही फनी कैरेक्टर है। ये मैं यहां से हटा देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। सो ही इज अंकल खसरो।
खॉसरोव मुझे तो सबसे ज्यादा फनीएस्ट कैरेक्टर लगते हैं पूरे के पूरे इंग्लिश लिटरेचर के। इस व्यक्ति का एक डायलॉग बहुत फेमस है ना, ये हमेशा क्या बोलता है, इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट, और बड़े गुस्से में बोलता है। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के ये व्यक्ति हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों कहा गया है बेटा इनको? शॉर्ट टेम्पर्ड इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, हर छोटी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है। और एक बार तो आप देखोगे चैप्टर में इनके खुद के घर पे आग लग गई है, अंकल खॉसरोव के घर पे आग लग गई, इनका बेटा आकर इनसे बोलता है पापा पापा हमारे घर पे आग लग गई है चलो। तब ये नाई क्या बैठे होते हैं, ये अपने बच्चे को भी चिल्ला देते हैं, इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। इनके बेटे का नाम है बेटा इस चैप्टर में एरिक। तो आप कंफ्यूज मत होना, एरम और मुराद के ये अंकल हैं, सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। एरिक कोई फेमस कैरेक्टर नहीं है, तो एरिक जो है इनका अंकल खॉसरोव का बेटा है एंड ही इज नॉट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एट ऑल। तो आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये पूरे चैप्टर में क्या ऐड कर रहे हैं, कॉमिक, यानी कि बहुत ही खतरनाक इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, या फिर आप बोल सकते हो नॉट एग्जैक्टली सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन एक कॉमेडी एलिमेंट अगर कोई ऐड कर रहा है इस चैप्टर में तो ये है। क्योंकि यार जिसके खुद के घर में आग लग गई वो कभी भी ये नहीं बोलेगा इट इज नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह की चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ जॉन बायरो। जॉन बायरो बेटा एक फार्मर है पेशे से, ही इज अ लोकल फार्मर, ही इज अ लोकल फार्मर, ठीक है, जो खेती बाड़ी करता है एंड ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द हॉर्स। कौन से घोड़े का ओनर है? ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स का ओनर है। सुंदर सा जो सफेद घोड़ा आप इस चैप्टर में देख रहे हो उसके ओनर कौन है? जॉन बायरो। अब जॉन बायरो इन लड़कों को रंगे हाथों इस घोड़े के साथ पकड़ लेगा, लेकिन क्या ये इन पे शक करेगा कि ये चोर हैं, या फिर ये इन पे विश्वास करेगा कि ये इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, ये कभी चोरी नहीं कर सकते। सो दैट वी विल सी इन द चैप्टर कि वो बच्चों पे ट्रस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। सो जॉन बायरो इज द रियल ओनर of this beautiful white horse. So ये most 4 important characters हैं जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए. Now let's get started with our chapter in detail. तो बेटा the summer of the beautiful white horse is story about 2 kids. 2 बच्चों की कहानी जो आपको ऑलरेडी पता है। इन दोनों बच्चों के नाम, एक का नाम है एरम, एक का नाम क्या है मेरे बच्चे? The first character is Aram, जो कि इस कहानी के narrator भी हैं as you know, and the next boy is Murad. So one is, my dear students, Aram and the second one is Murad. अब ये चीज तो मेरे प्यारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। एक चीज जो मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आरम और मुराद कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। सो दे बोथ बिलोंग टू गैरेग्लोनियन ट्राइब। अब ये क्या है बेटा, इनकी कास्ट बोल लो, कम्युनिटी बोल लो, इनकी ट्राइब बोल लो, इसका नाम है दैट इज गैरेग्लोनियन ट्राइब। अब हमें डिटेल में समझना होगा कि ये गैरेग्लोनियन ट्राइब जो है ये होती क्या है। सो आरम और मुराद की ये कहानी है और ये बिलोंग करते हैं किससे? दे बिलोंग टू गैरेग्लोनियन ट्राइब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि गैरेग्लोनियन ट्राइब किस चीज के लिए इतनी प्रसिद्ध है। सो गैरेग्लोनियन ट्राइब जो है दे आर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। और बेटा 1 या 2 साल से नहीं, फॉर ऑलमोस्ट 11 सेंचुरीज, फॉर ऑलमोस्ट 11 सेंचुरीज जो है ये पॉपुलर है। 11 सेंचुरीज का मतलब होता है 1100 वर्ष, बिकॉज 1 सेंचुरी इज इक्विवेलेंट टू 100 ईयर्स, ठीक है। तो 1100 वर्षों से सोचो ये परिवार, ये कम्युनिटी अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, यानी कि इनके परिवार में आज तक किसी ने कभी चोरी चकारी मक्कारी कोई गलत काम नहीं करा है, 1 2 10 साल से नहीं, पिछले 1100 सालों से। तो ये इस तरह की इतनी फेमस ट्राइब से बिलोंग करते हैं आरम और मुराद दोनों बच्चे। अब इस ट्राइब के जितने भी लोग हैं, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वाज नोन फॉर बीइंग ट्रुथफुल एंड नो वन कुड एवर थिंक ऑफ स्टीलिंग। ये पूरी जो फैमिली है ये बेटा इतनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी कि यहाँ पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलते थे। एवरीबडी वॉज
truthful and no one could ever think of stealing. और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप सोचो कि भाई किसी के मन में एक ख्याल आता है कि चोरी कर लें, तो वो भी नहीं है. Although many of them were extremely poor. यहाँ पर अब ये मत सोचना कि भाई गैरिग्लोनियन ट्राइब के लोग हैं, इतने ईमानदार है तो ये बहुत पैसे वाले होंगे, ऐसा नहीं था. They were extremely poor people. गरीब होने के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते थे? अपनी ईमानदारी को. They valued honesty and trust above everything. इनके लिए जीवन में ईमानदारी, विश्वास से ऊपर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था. अब इनसे अगर कोई बोले कि भाई ये चीज गलत हो रही है, तो ये गलत का साथ भी नहीं देंगे. They will say that this is wrong, this is maybe untruthful, unlawful. ये गलत है. बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखते हैं. डिप्लोमेटिक मतलब दोनों तरफ दोनों तरफ की बात को सपोर्ट कर लेंगे. यानी कि भाई अपन इसको हिंदी में बोलते हैं काले को काला और सफेद को सफेद बोलना. लेकिन जो लोग डिप्लोमेटिक होते हैं वो बीच में रहते हैं, उसको बोलते हैं भाई तो ग्रे है. दोनों चीज कहीं ना कहीं बैलेंस करना जानते. लेकिन गैरिग्लोनियन ट्राइब के लोगों की खासियत थी कि वो अपने ईमानदारी के लिए फेमस थे. गलत को गलत बोलेंगे और चोरी चकारी करने वालों का भी कभी साथ नहीं देंगे. सो दे वर वेरी ट्रूथफुल पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल एंड मॉरली भी ये लोग एकदम करेक्ट थे कि कभी भी हमें जिंदगी में गलत काम नहीं करना है. अब बेटा गैरिग्लोनियन ट्राइब जो है बहुत सालों पहले, बहुत सदियों पहले रिच भी हुआ करती थी. दे हैड अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया ये परिवार कैसा हो गया? गरीब हो गया. लेकिन गरीब होने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई गलत काम करने लगे. जब रिच थे तब ऑनेस्ट रहे, लेकिन अब गरीब हो गए तो ये चोरी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था. इनके पास अगर हार्डली सर्वाइवल के लिए खाना है तो ये चाहे भूखे रह लेंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे. एंड पीपल इवन यूज टू वंडर कि भाई इतने गरीब हैं तो ये अपने टमीज को, अपने बेलीज को फुल कैसे रखते होंगे? बेली यानी कि स्टमक. तो कैसे इनके पास इतना सफिशिएंट पैसा या खाना आता होगा कि ये लोग सरवाइव कर लेते हैं? लोग इस ट्राइब के बारे में ये तक सोचते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कभी चोरी नहीं करी. तो ये अगेन बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं दोनों बच्चे. अब एक दिन बेटा क्या होता है, ये जो एरम हमारे नैरेटर हैं ये सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं. एरम ही ऑलवेज एडमायर्ड हिज कजन मुराद. उसको अपना जो ब्रदर था, जो कजन था, वो पसंद था. ठीक है. Who had inherited the family's madness for adventure but not its dishonesty. अब मुराद जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको बहुत ही केयर फ्री, एडवेंचरस माना जाता है. पूरी जो ट्राइब थी, गैरिग्लोनियन ट्राइब, सब लोग मुराद को एकदम ही क्रेजी और सरफिरा मानते थे. लेकिन एरम जो उसका भाई था, चैप्टर का नैरेटर भी है, वो कभी अपने भाई को पागल या क्रेजी नहीं मानता था. वो हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करता था. उसको अपना भाई ऐसा लगता था कि यार ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ. जिंदगी जीने में क्या ही बुरा है, अगर कोई एडवेंचरस है तो है. तो उसको पसंद नहीं था. एरम कभी अपने भाई को क्रेजी सरफिरा नहीं बुलाता था, लेकिन पूरी ट्राइब उसको बुलाती थी. अब एक दिन भाई देखो मुराद कितना एडवेंचरस काम करेगा. सो one day morning around 4 o'clock, Aram was awakened by someone tapping at his bedroom window. अब भाई आरम सो रहा है, लगभग सुबह के कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं. It's 4 AM in the morning. ये बच्चा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सो रहा है. अब इसने अचानक से क्या सुना? टैप टैप सुना, नॉक नॉक सुना अपनी खिड़की पर. और जैसे ही उसने देखा कि भाई बाहर कौन है, ऑफ कोर्स 4 बजे तो कोई भी घबरा जाएगा कि कौन आया है. सो ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज कि यार क्या हो रहा है, मैं नींद में सोच रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग. जब उसने बेडरूम विंडो की खटखट सुनी, नॉक नॉक सुनी, नाउ ही लुक्ड आउटसाइड. जैसे ही उसने बाहर देखा, ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी मुराद that he was sitting on a beautiful white horse. तो यहाँ पे ये एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है. कौन? इसका कजन मुराद. इसका कौन? इसका कजन मुराद जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है. और एरम बेटा ये चीज देख के एकदम एस्टोनिश्ड है, यानी कि ही इज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देख के वो हैरान हो गया कि यार कैसे पॉसिबल है कि मेरा भाई एक घोड़े पे बैठा है, और वो भी इतने बड़े वाइट हॉर्स पे. हम तो इतनी गरीब ट्राइब से बिलोंग करते हैं कि हम तो कभी इतना सुंदर घोड़ा, और हम इतने छोटे हैं, कहाँ से हम खरीद के लाएंगे? उसके लिए पैसा भी तो चाहिए. पैसा है तो बड़ी 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 बातें. तो यहाँ पे भाई पैसे की इंपॉर्टेंस छोटे बच्चे को भी पता है. लेकिन यहाँ पे उसने 4 बजे दिमाग चला लिया कि भाई मेरे कजन मुराद के पास तो इतना पैसा नहीं है, हम तो सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वी बोथ आर पुअर. सो हाउ कम ही इज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, जो कि इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, ये कैसे हो सकता है?
सो एट फर्स्ट आरम कुड नॉट बिलीव हिज आईज, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ जो वो देख रहा है कि भैया ये खूबसूरत हॉर्स जो है मेरे भाई के पास कहाँ से आया, इतना खूबसूरत हॉर्स खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं। सो ही वॉज एस्टॉनिश, यानी कि आरम वॉज सरप्राइज, उसे लगा मे बी मैं ड्रीम देख रहा हूँ। एंड उसने अपने आप को बहुत सारी लॉजिकल बातें भी बताई कि यार हम दोनों किससे बिलोंग करते हैं, दोनों ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एंड ओनिंग सच अ हॉर्स वॉज इम्पॉसिबल, इस तरह का घोड़ा खरीद पाना हम दोनों के लिए ही इम्पॉसिबल है, यानी कि संभव ही नहीं है। सो द ओनली एक्सप्लेनेशन वॉज दैट मुराद हैड स्टोलन इट। अब उसके दिमाग में आया कि भाई अगर हम गरीब हैं, सिंपल सी बात है जो कि हम हैं, तो अभी इसको खरीद तो नहीं सकता, तो भाई डेफिनेटली मेरे भाई मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। अब दिमाग में आगे अलग घोड़े दौड़ रहे हैं, हम गैरेक्लूनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं 1100 वर्षों से, तो कैसे हम चोरी कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू इट। सो मुराद हैड स्टोलन इट। हाउएवर this thought immediately created a conflict in Aram's mind, because he knew that no member of the Garaglonean tribe could be a thief. अब एरम के दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम इंग्लिश में डिलेमा भी बोलते हैं, आसान लैंग्वेज में आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, ठीक है। सो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट आने लग गया, कंफ्यूजन होने लग गया माइंड में कि यार ये क्या हो रहा है, हम हैं तो गरीब लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है खिड़की के बाहर इतने खूबसूरत बड़े से घोड़े पे। सो एरम के माइंड में ये बातें चलने लग गई, हम गैरेक्लूनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हम 1100 ईयर्स से इस चीज़ के लिए फेमस हैं कि हमारे ट्राइब का कोई भी इंसान कभी भी चोरी नहीं कर सकता, तो मेरे भाई ने चोरी करी है या नहीं करी, दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा डिलेमा उनके मन में था। तो मुराद ने सिंपली स्माइल करके क्या कहा कि भाई तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैंने घोड़ा चुराया नहीं चुराया, मैं इन सब चीज़ों का आंसर नहीं करूंगा। जब आरम ने पूछा भाई हैव यू स्टोलन दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा चुराया है, तो मुराद ने कोई आंसर ढंग से नहीं दिया, उसने सिंपल क्या करा, स्माइल करा। किसने करा, मुराद ने, और बोला भाई देखो आरम, इफ यू वांट टू राइड द हॉर्स, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है, मेरे पीछे बैठना है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगा कि मैंने ये घोड़ा चुराया है या नहीं। अब आरम जो है बेटा, उसको बचपन से ये ड्रीम्स आते थे और उसको बचपन से उसका सपना था कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं। तो अब आरम के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि वो डिसाइड कर पाए, यू नो ही लव्ड हॉर्स राइडिंग सो मच। तो उसने फाइनली आरम ने अपने दिमाग को समझाया दैट यू नो यार मैं हॉर्स राइडिंग के लिए चला जाता हूँ वरना मुझे वापस मौका नहीं मिलेगा, और खुद को लॉजिकली क्या एक्सप्लेन करा कि यार मेरे भाई ने चोरी नहीं करी है, इट इज नॉट स्टीलिंग। अगर आप घोड़े को सिर्फ राइड के लिए ले रहे हो, इफ दे जस्ट रोड द हॉर्स फॉर अ वाइल और उसके बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे, तो भाई अगर हम कोई भी चीज किसी से बोरो कर रहे हैं, यानी कि हमने उनका घोड़ा उनसे उधार लिया है, हम थोड़ी दिन इस पे घूमेंगे, हॉर्स राइडिंग करेंगे और फिर इसको वापस कर देंगे। चोरी तो तब होती, हम चोर तो तब कहलाते जब हम उसका घोड़ा ले आए किसी और ओनर का, जॉन बायरो का ये घोड़ा है, उसका घोड़ा हम ले आए, अब हम उसका घोड़ा किसी और को बेच दें। सो इफ वी विल सेल दिस हॉर्स, अगर हम इस घोड़े को बेच दें, ठीक है, इफ वी विल सेल दिस हॉर्स टू समवन फॉर मनी, अगर हम किसी को घोड़ा बेच दें मनी के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल दिस स्टीलिंग। कि भाई आपने क्या करा, घोड़ा लिया, सामने वाले का घोड़ा हमने चुरा लिया और हमने आगे बेच दिया पैसों के लिए, तो इसको स्टीलिंग बोलते हैं। हम तो घोड़ा लेकर आए हैं और खुद हॉर्स राइडिंग करके वापस कर देंगे, तो इसको स्टीलिंग नहीं बोलते। ऐसा आरम ने खुद को समझाया और मजे से किसके पीछे बैठ गया, अपने भाई मुराद के पीछे बैठ गया। अब आरम बेटा रहता था वॉलनट एवेन्यू, जो कि एरिया का जगह का नाम है। अब यहाँ पे ये लोग यहाँ से निकले और घोड़े के ऊपर बैठकर घूमने लग गए। अब घोड़े ने कुछ देर बाद स्पीड पकड़ ली, उसको चला कौन रहा था, मुराद चला रहा था, जो कि ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस था और उसको एनिमल से प्यार था, तो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं उसको इन रिटर्न सपोर्ट करते थे कि भाई मुराद आराम से घोड़ा चला पाता था। जैसे ही दोनों कजन उस पर बैठे, रोड क्या होता है बेटा, रोड इज माय डियर स्टूडेंट्स राइड का सेकंड फॉर्म। रोड क्या होता है बेटा, राइड का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों कजन्स राइड करके कहाँ चले गए, घोड़े के ऊपर बैठ के आगे निकल गए, और लगभग 3 मिनट से भी कम समय में, लेस देन 3 मिनट्स, घोड़ा जो है कहाँ पहुंच चुका है, ओपन कंट्री साइड पे, यानी कि आउटस्कर्ट्स पे निकल चुका है।
मेन सिटीज थोड़ा सा दूर आ चुके हैं, यहाँ पे वाइन यार्ड्स जिनको हम विन यार्ड्स भी बोलते हैं, विन यार्ड्स की तरफ पहुंच चुका है, ऑर्चर्ड्स हैं, इरिगेशन डिचेस हैं। विन यार्ड्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली आपको पता होगा जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, इनसे वाइन बनाई जाती है। तो ये ग्रेप्स जहाँ पे उगाए जाते हैं जिन गार्डन्स में, उनके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इरिगेशन डिचेस क्या होती हैं बेटा, बेसिकली आप इसको हिंदी में समझिए, अगर कभी भी किसी फार्मर को सिंचाई करनी है, यानी कि अपने पौधों को, अपनी क्रॉप्स को पानी देना है, तो बेसिकली एक कैनाल में उस पानी को कहीं ना कहीं सेव करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, जिसको इरिगेशन पर्पज से यानी कि सिंचाई के लिए यूज करा जाए। तो इस तरह की ओपन फील्ड में दौड़कर घोड़ा इन दोनों को लेकर पहुंच गया, किसको, आरम को और मुराद को। सो लेस देन 3 मिनट्स, क्योंकि ऑफकोर्स घोड़ा तो जब चलेगा तो बहुत स्पीड में चलेगा और मुराद उसको बढ़िया बहुत तेज दौड़ा रहा है। तो फाइनली दे हैव रीच्ड वेयर, दे हैव रीच्ड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। कहीं ना कहीं अब ये मेन जो सिटी जहां इनका रेसिडेंशियल एरिया था, उससे ये दोनों बच्चे जो हैं बाहर आ चुके हैं। सो नाउ मुराद वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉर्समैन, एज आई टोल्ड यू, उसको हॉर्स राइडिंग आती भी थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था एनिमल से, तो वो आराम से इस चीज को अच्छे से कर पाता था। तो वो आराम से ही रोड फियरलेसली, यानी कि बिना डर के साथ, उसने फियरलेसली यानी कि बिना डर के साथ वो उसको चलाता रहा। तो रोड क्या होता है, अगेन राइड का सेकंड फॉर्म, और उसके हाथ में कंप्लीट जो है कंट्रोल था घोड़े का, हॉर्स का, ठीक है। नाउ वॉचिंग हिम, जब आरम ने अपने भाई मुराद को ये सारी चीजें करते हुए देखा, तो यार उसके मन में भी बहुत टेम्पटेशन, एक लालच आया कि यार मैं भी तो यार अपने भाई की तरह ऐसे मस्त घुड़सवारी करना सीखूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइड द हॉर्स जस्ट लाइक ही डिड, जैसा मेरा भाई कर रहा है मुराद, वैसे ही मैं भी करना चाहता हूं। बट उसने मुराद से पूछा कि यार तुम मुझे चलाने दोगे, आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइड द हॉर्स ऑल अलोन। मुराद ने उसे समझाया कि एक काम करो, अभी तुम घोड़े से उतरो, पहले मुझे अकेले चलाने दो, मैं होकर आऊं, फिर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। तो मुराद ने जब आरम से बोला तो आरम घोड़े से उतर गए। कौन उतर गया, जो पीछे बैठा था आरम, ये उतर गया, ताकि मुराद जो है अकेले घुड़सवारी कर पाए। अब वो तो कहीं ना कहीं छोटा तो था, मुराद वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, बट बिकॉज ही न्यू हॉर्स राइडिंग, उसको आती थी, तो वो आराम से अकेले घुड़सवारी करके वापस आ गया। अब जब मुराद वापस आया तो आरम ने बोला मुझे भी अकेले घुड़सवारी करनी है, आई वॉन्ट टू राइड द हॉर्स अलोन। मुराद ने कहा ओके लेट्स सी, वो तुम्हें अलाउ करेगा भी या नहीं, वो यानी कि हॉर्स तुम्हें अलाउ करेगा या नहीं। चलो एक काम करो, बैठ जाओ, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। मुराद ने किससे बोला, आरम से। अब आरम जो है बेटा बैठ गया, जाकर आरम बैठ गया हॉर्स के ऊपर, उसने जोर से उसकी बेली पे यानी कि स्टमक पे यहाँ पे लात मारी घोड़े के। दिस इज द वे जिससे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, घोड़े को चला सकते हो। तो भाई अब आरम अकेला बैठा है, उसने लात मारी कि भाई घोड़ा चलेगा, घोड़ा चले ही नहीं, उसने फिर से लात मारी, उसके बाद घोड़ा चलना स्टार्ट हुआ और वो चलने लगा, लेकिन गुस्से में। अब आरम को तो अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता था, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम घोड़े पे बैठ रहा था। घोड़े पे पीछे बैठना अलग चीज होती है, और हॉर्स राइडिंग खुद से करना, खुद चलाना इज अ डिफरेंट थिंग। तो जैसे ही वो उसके ऊपर बैठा, द मोमेंट ही क्लाइंब्ड ऑन टू इट अलोन, द हॉर्स रेयर्ड अप। अब इस बार भाई आरम ने क्या करा, आरम अकेले बैठ गया घोड़े के ऊपर, और रेयर्ड अप मतलब एकदम जोर से गुर्राते हुए अब घोड़ा निकल पड़ा था। एंड द हॉर्स थ्रू हिम टू द ग्राउंड, और थोड़ी ही देर बाद, विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स, आरम बहुत तेज जाके ग्राउंड पे गिर गया। क्योंकि अगर घोड़ा, सिंपल सी बात है, अपने पैर ऊपर कर ले आगे वाले, तो जो बंदा बैठा है वो डेफिनेटली गिरेगा। तो घोड़ा नहीं चाहता था कि आरम उसके ऊपर बैठे, और उसने जो है बहुत बुरी उसको तरीके से ग्राउंड पे गिरा दिया। एंड देन ही गैलप्ड अवे अक्रॉस द फील्ड्स। अब आरम क्या है बेटा, कहाँ उतर चुका है, आरम को वो ग्राउंड पे गिरा चुका है। अब घोड़ा जो जा रहा है वो अकेले जा रहा है, एंड नाउ ही हैज रीच्ड टू द ग्राउंड, वो दूसरी तरफ निकल गया है। गैलप्ड का मतलब क्या होता है बेटा, गैलप्ड का मतलब होता है, बेसिकली ये गैलप का सेकंड फॉर्म है। सो गैलप का मतलब होता है जब आप बहुत तेज मूव करते हो, व्हेन यू मूव वेरी फास्ट, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैलप्ड। सो बेसिकली दैट इज दौड़ना और टू मूव क्विकली। तो उसने क्या करा भैया, उसको गिराने के बाद आगे वाले दोनों पैर ऊपर कर लिए और फटाफट वहां से तेजी से निकल गया।
कौन दौड़ गया? द हॉर्स रैन टूवर्ड्स द फील्ड्स। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? चोरी का हॉर्स है, किसी ने देख लिया भाई मुराद और आरम ने ऐसा किया है, तो इनकी पूरी ट्राइब की कितनी बदनामी होगी, सबसे बड़ी समस्या वो थी। अब जो हॉर्स था, इट रैन थ्रू दी कंट्री साइड्स टूवर्ड्स द इरिगेशन डिचेस, लीविंग आरम फ्राइटेंड एंड डिसअपॉइंटेड। अब भाई साहब आरम को लग रहा था जैसे मुराद अच्छे से चला पा रहा है घोड़ा, वैसे ही मैं भी चला पाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जैसे ही बेटा आरम नीचे गिरा, सो ही गॉट वेरी फ्राइटेंड, यानी कि वो बहुत घबरा गया, एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। वो अपने आप से निराश था कि यार मैं ये चीज क्यों नहीं कर पाया, वाई आई कुड नॉट डू इट जस्ट लाइक माई ब्रदर मुराद। मेरा भाई भी तो कर पा रहा था, काश मैं भी उसकी तरह कर पाता। ना मुराद हाउ एवर रिमेन परफेक्टली काम। ठीक है, उसने कहा कि भाई घोड़ा कहाँ है बताओ। ठीक है, उसने कहा वेयर इज द हॉर्स। So now Murad is asking भाई where is the horse because we need to get him back। हमें घोड़े को वापस लाना होगा, अगर किसी ने देख लिया घोड़े को तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी ट्राइब के लिए, और हम लोगों के ऊपर चोरी का नाम भी लग जाएगा। So सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। मुराद और आरम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकले घोड़े को ढूंढने के लिए, और लगभग 30 मिनट के बाद, अराउंड आफ्टर 30 मिनट्स, मुराद को हॉर्स मिल गया। चैप्टर में बेटा हॉर्स का नाम बताया गया है सिर्फ एक जगह पे, that is Vizier। So Vizier is the name of the horse। Vizier is the name of the horse। ठीक है, Vizier is the name of the horse। तो यहाँ पे लगभग 30 मिनट्स के बाद, घोड़े के जाने के बाद, मुराद ने उसको ढूंढ लिया, क्योंकि मुराद हमेशा चैप्टर में एक ही चीज बोलता है, आई हैव अ वे विद एनिमल्स, यानी कि मेरा एनिमल से लगाव है, तो मेरी तो उनसे अच्छे से बन जाती है, निप जाती है। सो ही न्यू एनिमल्स सो वेल दैट ही सून फाउंड द हॉर्स। लगभग कितनी देर बाद? 30 मिनट्स के बाद। ठीक है, नाउ ही स्पोक टू इट जेंटली, और वो घोड़े को वापस ले आया बिना ज्यादा डिफिकल्टी के लिए, बिकॉज ही हैड अ बॉन्ड विद द हॉर्स। तो यहाँ पे अब आरम को, छोटे भाई को रियलाइज हो चुका है, कजन को, कि भाई मुराद का जो एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है विद एनिमल्स, तभी वो हमेशा बोलता है दैट येस आई हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद द एनिमल्स, आई नो एनिमल्स रियली वेल। तो अब आरम को रियलाइज हो चुका है कि भाई हम दोनों डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि ये घुड़सवारी इतने परफेक्टली कर पा रहा है तो मैं भी कर लूंगा। नाउ आफ्टर द राइड, भाई राइड तो कंप्लीट हो चुकी है, नाउ मुराद टुक आरम टू अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। ये डेजर्टेड वाइन यार्ड में क्यों गए समझते हैं बेटा। अब आरम ने बोला कि तुम इस घोड़े का क्या करोगे, विल यू रिटर्न इट टू द रियल ओनर। तभी मुराद ने उसे बताया कि नहीं भाई, हम इसको ओनर को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, मैं इसको एक जगह छुपा के रखूंगा, मुझे एक जगह पता है। तभी आरम ने पूछा ये कौन सी जगह है जहां तुम इसे छुपा के रखोगे, तो उसने कहा इट्स अ डेजर्टेड विनयार्ड। डेजर्टेड मतलब बेटा जो जगह बिल्कुल खाली हो, जहां पर कोई नहीं हो। ठीक है, तो इट वॉज एन एम्प्टी प्लेस यू कैन से, जिसको बहुत टाइम से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। सो वी विल टेक इट टू एन एम्प्टी प्लेस। विन यार्ड इज अगेन द सेम प्लेस जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं, जिससे कि आगे जाके उससे वाइन वगैरह बनाई जा सके। तो हम एक खाली जगह मैंने ऐसी ढूंढी, इट्स एन एम्प्टी प्लेस, इट्स एन एम्प्टी विनयार्ड। और इसका ओनर कौन है बेटा? दिस डेजर्टेड विनयार्ड बिलोंग्स टू फेतवाजियन। ये एक जो है किसान की खाली जगह है जो अब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और फेतवाजियन जो इसका ओनर है वो भी अब वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ये जगह बहुत टाइम से खाली है। ये चीज मुराद को पता थी, तो मुराद ने कहा कि भाई हम अपना जो हॉर्स है वो वहीं पर छुपाएंगे, इट बिलोंग्स टू फेतवाजियन बट ही इज नॉट यूजिंग इट एनी मोर। तो मुराद ने ये बात अपने कजन को बताई आरम को कि यहाँ हम हॉर्स को छुपा सकते हैं। सो दिस लोनली विनयार्ड वाज द प्लेस वेयर मुराद हैड सीक्रेटली हिडन द हॉर्स। और यहाँ पे इनफैक्ट काफी दिन से मुराद के पास बेटा ये घोड़ा बहुत दिन से था, इट वॉज नॉट हिज वेरी फर्स्ट डे। वो बहुत टाइम से हॉर्स राइडिंग कर रहा था इसी सुंदर विजायर नाम के हॉर्स पे। सो नाउ ही न्यू कि यार ये प्लेस खाली है, तो हम इसको आज भी वहीं छुपा सकते हैं जहां पे मैं पिछले कुछ समय से छुपा रहा हूँ। सो यहाँ पर बेटा जो ये है मुराद, ये हॉर्स का ध्यान बहुत रखता था, जबकि इसने चोरी तो करी थी विच इज अ वेरी बैड थिंग, लेकिन एक चीज अच्छी बहुत थी दैट ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ द हॉर्स। ये उसको अच्छे वहाँ पे ओट्स खिलाता था, अल्फाल्फा खिलाता था। अल्फा अल्फा साउंड कर रहा होगा ये, बट दैट इज बेसिकली, इसको हम फॉडर भी कहते हैं। आपने देखा होगा घोड़े हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इनको सूखी घास जैसी दी जाती है, तो सूखी घास बोल लो, चारा बोल लो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉडर भी बोलते हैं। दे हैव यूज्ड द वर्ड अल्फाल्फा। ठीक है, सो दैट इज फॉडर आप बोल लो। सूखी जो घास होती है, ड्राई ग्रास,
इस तरह की चीजें उसको अच्छे से खिलाता था और बहुत प्यार से विद ग्रेट अफेक्शन विद अ लॉट ऑफ लव जो है मुराद उस घोड़े को रखता था। भाई ऐसा नहीं है कि यार घोड़ा है अपना मतलब है, ढंग से खिलाओ मत, है ना, ढंग से ध्यान मत रखो, बस अपनी हॉर्स राइडिंग करो, उसको वहां बंद कर दो। सो मुराद वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, एडवेंचरस था, चोरी भी उस बच्चे ने करी, लेकिन then he was very good with the animals. Now every morning, हर सुबह सूर्य उदय होने से पहले, every morning before sunrise, ये क्या करते थे, दोनों cousins जो हैं हॉर्स राइडिंग के लिए जाने लगे। They started going to they started going for riding the horse, and then ये उसको वापस लाते थे और सेम डेजर्टेड विनयार्ड में जो फेतवाजियन नाम के इंसान का था, फार्मर का था, वहीं आके छुपा देते थे। सो नाउ द सीक्रेट रूटीन, बिना किसी को पता चले ये लोग इसको 2 हफ्ते तक करते रहते हैं। अब ये लोग सनराइज से पहले क्यों करते थे भाई, सनराइज अगर लगभग 5:30-6 बजे होगा तो पूरी दुनिया उठ जाती है, तो लगभग जब अंधेरा ही होता है 4 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, तब ये लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाते थे ताकि इन लोगों को कोई देखे ना, ये अपना टेम्पटेशन जो इनकी डिजायर है इसको भी पूरा कर ले, और साथ ही साथ बेटा इनके ऊपर चोरी का नाम भी नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और ईमानदार ट्राइब से बिलोंग करते थे, दैट इज दी गैरेग्लोनियन ट्राइब। अब एक दिन सुबह एग्जैक्टली यही हुआ, ये लोग जो है हॉर्स राइडिंग करके लौट रहे थे, वापस से उसी खाली विनयार्ड, डिजर्टेड विनयार्ड, यानी कि खाली जो जगह थी जो फेतवाजियन नाम के इंसान की थी, वहां जा रहे थे इस घोड़े को छुपाने। अब इनको जब ये लौट रहे हैं, वन डे व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम राइडिंग, दे मेट जॉन बायरो हु इज एन एसीरियन फार्मर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियल ओनर कौन है, इन बच्चों ने तो उस घोड़े को ले लिया था उससे, लेकिन रियल ओनर कौन है, जॉन बायरो है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असीरियन, मैं आपको असीरियन ये भी सिखाती हूँ बेटा। मुराद एंड आरम ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, आरम एंड मुराद दे बोथ बिलोंग्ड टू अर्मेनिया। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, अर्मेनिया नाम की कंट्री से बिलोंग करते थे। अब एक सिंपल सी बात समझते हैं बेटा, आप सब हम लोग क्या हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या बोला जाता है, इंडियंस। ये लोग अर्मेनिया से बिलोंग करते थे, दे वर नोन एज अर्मेनियंस। ठीक है, क्लियर है, कौन, आरम, मुराद और पूरी गैरेग्लोनियन ट्राइब। अब ये जो फार्मर है जॉन बायरो, ये बेटा इनकी कंट्री से बिलोंग नहीं करता था, ही बिलोंग टू एसीरिया, ये दूसरी कंट्री से बिलोंग करता था। यहाँ पे ये शिफ्ट हो चुका था बहुत सालों से और काफी अकेला था, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती थी, इस कंट्री में, आर्मेनिया में तो नहीं रहती थी पूरी की पूरी फैमिली। सो ही वॉज वेरी अलोन, बट अब उसको काम तो करना था, तो उसने भाई एक हॉर्स लिया, हॉर्स के साथ पीछे एक बग्गी लगा दी, एक कैरिज टाइप हम नहीं बोलते हैं, जिससे कि यार मैं थोड़े पैसे भी कमा लूंगा, घोड़े पे मैं बैठ जाऊंगा, पीछे सवारी बिठा लूंगा, उनको एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप कर दूंगा, तो मैं पैसे भी कमा लूंगा। और ये फार्मर भी था पेशे से, तो ये छोटे मोटे 2 काम ये करा करता था, बट ही डिड नॉट बिलोंग टू अर्मेनिया, ही बिलोंग टू अनदर कंट्री। अकेलेपन की वजह से अब इस इंसान ने वहाँ की जो लोकल भाषा थी, अर्मेनिया की लोकल भाषा थी, अर्मेनिया जो अर्मेनियन भाषा थी, वो भी उसने सीख ली कि ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, सो दैट्स वाई दे से जॉन बायरो वॉज एन एसीरियन, यानी कि वह एसीरियन नाम की कंट्री से बिलोंग करता था। और फार्मर क्यों, क्योंकि ही वॉज अ लोकल फार्मर। तो बेसिकली 2 इसके छोटे मोटे काम थे, एक तो फार्मिंग करता था और दूसरा अपने घोड़े के पीछे उसने बग्गी बांध रखी थी, जिससे कि थोड़ा बहुत लोगों को, पैसेंजर्स को ड्रॉप करके पैसे कमा पाए। तो जैसे ही जिस मोमेंट में जैसे ही उसने देखा आरम और मुराद को एक वाइट हॉर्स के साथ, क्या देखा उसने, आरम और मुराद को देखा किसके साथ, अपने वाइट हॉर्स के साथ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली ही रियलाइज्ड कि ये घोड़ा किसका है, उसका है। तो अब यहाँ पे मुराद ने आरम को समझाया कि भाई जॉन बायरो आ रहा है, उसके सामने तुम्हें घबराना नहीं है, तुम छोटे हो, तुम चुप रहना, आई विल टॉक, आई नो हाउ टू टॉक टू सच पीपल, मुझे बात करना आती है, सो यू स्टे क्वाइट। किसने समझाया, मुराद ने अपने भाई आरम को। अब जैसे ही मुराद आरम जॉन बायरो से मिलते हैं, तो मुराद उसे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग फार्मर, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, तो वो भी उन्हें अच्छे से विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं और बोलते हैं, अरे दिस हॉर्स एग्जैक्टली लुक्स लाइक माइन, ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे ही घोड़े की तरह दिख रहा है। इस तरह की बात होती है, तो मुराद बोलते हैं ओके, बट वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, मुराद बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है। तब वो बोलते हैं जॉन बायरो, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, तो क्या मैं आपके हॉर्स का, जो आपके पास हॉर्स है, इसका माउथ चेक कर सकता हूँ, क्योंकि माउथ चेक करने से जो हॉर्स के एनिमल्स के टीथ होते हैं, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई कौन सी ब्रीड है, क्या ये एग्जैक्टली उसका हॉर्स है या नहीं। मुराद ने अगेन बिना घबराए बोला,
हाँ व्हाई नॉट, आप इसका माउथ ओपन करके चेक कर सकते हो। और जॉन बायरो ने बोला इसका नाम क्या है, तो मुराद ने बहुत स्मार्टली उसका आंसर वेजायर नहीं बोला ताकि जॉन बायरो को शक ना हो, तो उसने उसका झूठा नाम बताया हॉर्स का कि हम लोग क्या बुलाते हैं, हम लोग इसे प्यार से हार्ट बुलाते हैं, माई हार्ट के नाम से हम इसे बुलाते हैं। सो दैट इज द नेम दैट वी यूज, बट दैट वॉज नॉट द ओरिजिनल नेम ऑफ द हॉर्स। ये मुराद ने ऑन द स्पॉट बनाया कि भाई हम इसको इस नाम से पुकारते हैं। रियल नेम क्या है बेटा, वजायर है, लेकिन ये नाम किसने बताया, मुराद ने बताया जब जॉन बायरो ने उसका नाम पूछा ताकि उसे शक ना हो। सो नाउ जॉन बायरो ही लुक्ड वेरी केयरफुली एट द हॉर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका घोड़ा था तो वो बिल्कुल सेम लग रहे थे। और बेटा इस व्हाइट हॉर्स को गुमे हुए कितना समय हो चुका था, दिस व्हाइट हॉर्स वॉज लॉस्ट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो इसके जॉन बायरो के घोड़े को चोरी हुए, दिस व्हाइट हॉर्स वॉज स्टोलन बाय मुराद ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। कितने टाइम पहले चोरी हुआ था, 1 महीना पहले। नाउ व्हेन मुराद सेड कि यस जॉन बायरो, आप इसका मुंह खोल के हॉर्स का इसके टीथ चेक कर सकते हो। अब जैसे ही जॉन बायरो ने उसका माउथ ओपन करा हॉर्स का और टीथ चेक कर, तो उसको समझ में आया यार ये हॉर्स तो मेरा ही है। नाउ इवन जॉन बायरो एक बहुत बड़े डिलेमा में यानी कि कंफ्यूजन में फंस चुका है कि इन लड़कों को चोर का करार दे दूं कि भाई तुम चोर हो, तुमने चोरी करी है। बट एट द सेम टाइम वो परेशान इसीलिए था क्योंकि वो दोनों बच्चों के फैमिलीज को, फादर्स को जानता था कि ये दोनों बच्चे गैरेग्लोनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और ये कभी भी चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए कैसा है भैया, हम बोलते नहीं हिंदी में प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ऐसे ही गैरेग्लोनियन ट्राइब के लिए था कि भाई चाहे हम भूख से मर जाएंगे बट कभी हम चोरी नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो इतने अच्छे परिवार से सॉरी इतने अच्छे परिवार से जो आते हैं वो कैसे चोरी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉन बायरो ने लास्ट में यही बोला, ओके आई थिंक बिकॉज ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक माई हॉर्स सो ही इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है, कहीं उसका जुड़वा भाई तो नहीं है। बट लास्ट में उसने उनको चोरी का नाम नहीं लगाया बिकॉज ही ट्रस्टेड दी रेप्यूटेशन, ही ट्रस्टेड दी रेप्यूटेशन ऑफ द गैरेग्लोनियन ट्राइब सो डीपली दैट ही सिंपली कुड नॉट बिलीव द बॉयज हैड स्टोलन इट। उसको अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, लेकिन गैरेग्लोनियन ट्राइब अपनी ईमानदारी के लिए 1100 सेंचुरी से फेमस थी, तो वही चीज ने जॉन बायरो को भी रोक लिया। उसने लास्ट में बोल दिया, ओके आई थिंक ही इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये बिल्कुल मेरे ही घोड़े की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको भी डिटेल में ऑलरेडी समझा दी है, वही स्लाइड पे है कि पोलाइटली उसने मुराद से पूछा था मे आई एग्जामिन द हॉर्स, और तभी बेटा मुराद ने मना भी नहीं करा, ही इमीडिएटली अग्रीड कि हाँ आप इसके टीथ चेक कर सकते हो। उसने बच्चों को बताया जॉन बायरो ने कि बच्चों मेरा जो घोड़ा है वो पिछले 1 महीने से गुम चुका है, बट ये मेरे घोड़े की तरह दिख तो रहा है ना, और मुझे लग भी रहा है कि ये मेरा ही घोड़ा है, बट यू नो आई कांट से दैट यू आर थीफ बिकॉज यू आर सन्स ऑफ द गैरेग्लोनियन फैमिली एंड यू वुड नेवर स्टील। तो उसने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि मेरे हॉर्स को चोरी हुए 1 महीना हो चुका है, बट ही डिड नॉट ब्लेम द किड्स, उसने अभी भी ब्लेम नहीं करा। Now, beta, who is Uncle Khosrow and why he always used to say, shh, it is no harm and pay no attention to it. अब एक दिन बेटा ऐसा भी हुआ था, जॉन बायरो जो कि इनका लोकल फार्मर भी है और एट द सेम टाइम वजायर नाम के हॉर्स का, इस सुंदर से घोड़े का ओनर भी है। अब जब ये बच्चों के पास ये घोड़ा था, जब इन्होंने ये चुरा के अपने पास रखा था, अर्ली मॉर्निंग ये लोग राइड के लिए लेकर जाते थे, तो आरम ये भी सोचता था कि यार ये घोड़ा मेरे भाई मुराद के पास कब से है। मुराद कभी उसको क्लियर आंसर कभी नहीं देता था, नेवर। सो एक बार मुराद से आरम ने पूछना भी चाहा कि तुम्हारे पास कब से ये घोड़ा है, बट मुराद ने कभी भी क्लियर आंसर नहीं दिया। अब एक दिन आरम क्या नोटिस करता है कि भाई आरम जब घर पहुंचता है हॉर्स राइडिंग करके, जिस दिन इनको जॉन बायरो मिला है उससे कुछ दिन पहले की बात है ये, कि इनको कौन मिलता है, अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सो आरम बेटा एक दिन हॉर्स राइडिंग करके अपने घर आ चुका है। सो आरम अपने घर पे क्या नोटिस करता है, ये जो सिनेरियो चल रहा है दिस इज एट आरम्स हाउस। तो आरम अपने घर पे है और वहां पे कौन आते हैं, अंकल खोसरोव आते हैं। तो आरम की जो मदर है उनको कॉफी और टोबैको ऑफर करती है, भाई आपको सिगार स्मोक करना है, वहाँ कंट्रीज में ये चीज़ बहुत नॉर्मल थी। सो उनको वो सिगार पी रहे होते हैं और कॉफी ले रहे होते हैं, कौन, अंकल खोसरोव। ये कहाँ चल रहा है बेटा, ये दिस इज ऑल हैपनिंग एट आरम्स हाउस, जो छोटा बच्चा है जो नैरेटर है। अब वहां पे वो क्या नोटिस करता है, कुछ ही देर बाद जॉन बायरो आता है हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द हॉर्स। सो जॉन बायरो केम टू आरम्स हाउस, ठीक है।
जॉन बायरो केम टू एरम्स हाउस, नॉट मुराद। तो जॉन बायरो जो है बेटा एरम के घर पे आता है, लेकिन क्या वो एरम से या उनकी मदर से मिलने आया होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे अंकल खौसरोव आए हुए होते हैं। तो वो अंकल खौसरोव से बात करने आया होता है, बताने के लिए कि अंकल खौसरोव इतने टाइम से मेरा जो घोड़ा है वो गुम गया है। ठीक है, सो नाउ अंकल खौसरोव इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एंड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। अगेन आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि अंकल खौसरोव किस तरह के नेचर के हैं, बिहेवियर के व्यक्ति हैं। अंकल खौसरोव पूरी ट्राइब में, पूरी गैरेग्लोनियन ट्राइब में फ्यूरियस टेम्पर यानी कि अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, उस तरह का इनका नेचर है। अब अंकल खौसरोव क्योंकि एरम के घर पे आए हुए हैं, वहां पे टोबैको और कॉफी ले रहे हैं, सिगार पी रहे हैं अपना, और वहीं पर बेटा यहाँ पे इनसे मिलने आता है जॉन बायरो। जॉन बायरो सोचता है अंकल खौसरोव पुराने हैं, इतने टाइम से इस कंट्री में रहते हैं, तो ये मेरी मदद करेंगे। इस वजह से वो उन्हें बताने आता है कि देखो अंकल खौसरोव, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा जो है घोड़ा चोरी हो गया है। अब अंकल खौसरोव किस पर्सनैलिटी के आदमी? एक बहुत ही लंबे चौड़े से इंसान है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मुस्टैच भी है। सो आई होप यू क्लियरली नो कि अंकल खौसरोव कौन है। ये इतना लंबे चौड़े इंसान है, मैंने कैरेक्टर स्केच में भी दिखाया था। सो ही इज वेरी ह्यूजली बिल्ड, बहुत खतरनाक हाइट, पर्सनैलिटी, हेल्दी से हैं, एंड बहुत लंबी सी बियर्ड और बहुत लंबी सी मुस्टैच रखते हैं, बड़ी सी क्या रखते हैं, मूछ रखते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ आए हुए थे? एरम के घर पे। सो नाउ ही वॉज ऑलवेज एंग्री, और इतने इम्पेशेंट थे, इतने, इनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं था। किसमें? अंकल खौसरोव में। ये हर किसी को चिल्ला के क्या बोलते थे? इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है बेटा कि अंकल खौसरोव का बेटा कौन, एरक, उन्हें बुलाने आता है कि पापा पापा जल्दी चलो, हमारे घर पे आग लग गई है। और उस टाइम पे अंकल खौसरोव कहाँ बैठे थे? बार्बर शॉप पे बैठे थे, नाई के यहाँ पे क्या कर रहे थे? अपनी मुस्टैच, अपनी मूछें क्या कर रहे थे? ट्रिम करवा रहे थे, अपनी बियर्ड को ट्रिम करवा रहे थे, छोटा करवा रहे थे। एरक भागते हुए आया, पापा पापा पापा, आवर हाउस इज ऑन फायर, सेव अस सेव अस। ये बच्चा यहाँ पे चिल्लाता हुआ आ रहा है अपने पापा के पास, लेकिन अंकल खौसरोव बीइंग अंकल खौसरोव, और चिल्ला के क्या बोलते हैं? चिंता करने की जगह, ही वॉज नॉट एट ऑल वरिड, ही स्टार्टेड शाउटिंग, और बोलते हैं इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। अपने बेटे एरक को भी चिल्ला दिया। तो एरम और मुराद के ये अंकल लगते हैं, ताकि आप चाचा और ताऊ समझ लो। बेटा इनका है एरक। एरक के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। सो एरक को, अपने बेटे को भी चिल्ला देते हैं, और जब बार्बर यानी कि नाई इन्हें समझाने की कोशिश करता है, अरे अंकल, अरे मतलब अंकल खौसरोव सुनिए, योर हाउस इज ऑन फायर, तो अंकल खौसरोव को और गुस्सा आ जाता है, फ्यूरियसली बहुत तेज गुस्से में चिल्लाते हैं, इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट, और तुम चुपचाप अपना काम करो। नाई को भी बहुत तेज चिल्लाते हैं, कौन? अंकल खौसरोव। तो इस तरह की पर्सनालिटी बेटा है, इसीलिए इनको कहा गया है सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, क्योंकि ये एक कॉमेडी एलिमेंट ऐड करते हैं। अपने घर पे आग लगते हुए भी बोलते हैं कि चुप रहो, इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। अब बेटा ये तो है अंकल खौसरोव का डिटेल इंट्रोडक्शन, लेकिन कहानी अभी क्या चल रही है? एरम के घर की चल रही है। एरम और मुराद के पास ही अभी भी ये घोड़ा है। एरम एक दिन हॉर्स राइडिंग करके आया, उसने नोटिस करा अंकल खौसरोव आज घर पे आते हैं, तो एरम की मदर उनको टोबैको दे रही है फॉर सिगार, कॉफी बनाकर दे रही है, और जब वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई कॉफी आ रही है और सिगार स्मोक कर रहे हैं, तभी उनसे मिलने आता है जॉन बायरो, हु इज अ लोकल फार्मर एंड द ओनर ऑफ दैट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो एरम ये सारा जो नजारा है इसको देख रहा होता है। अब जॉन बायरो जो है आने के बाद अंकल खौसरोव से बात करना चालू करता है। सो जॉन बायरो कंप्लेन्ड अबाउट हिज हॉर्स, है ना, टू हुम, टू अंकल खौसरोव, कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, है ना, मेरा जो गुजारा है वो इस हॉर्स के बेसिस पे ही होता है, हाउ वुड आई सर्वाइव। अंकल खौसरोव ने वापस वैसा ही बिहेव करा जैसा वो हमेशा करते थे, और चिल्ला के बोले इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। जोर से चिल्लाया, किसको? अंकल खौसरोव ने। किसको बोला ये सारी चीजें? जॉन बायरो को। तो हु सेड इट? Uncle Khosrow said it to
अंकल खॉसरोव सेड इट टू जॉन बायरो कि घोड़ा चोरी हो गया तो व्हाट इज द बिग डील, इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। तो बेचारा आदमी मदद मांगने आया है जो उस कंट्री से बिलोंग भी नहीं करता है, अर्मेनिया से बिलोंग भी नहीं करता था जॉन बायरो, लेकिन तो भी अंकल खॉसरोव ने उसकी मदद नहीं करी और बहुत तेज उसको चिल्ला दिया। लेकिन जॉन बायरो ने भी बेटा उनको रिप्लाई किया उसके बाद कि हाँ आपके लिए तो इट इज नो हार्म, यू कैन से पे नो अटेंशन टू इट, लेकिन अंकल खॉसरोव मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रोजी रोटी इस हॉर्स पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, जॉन बायरो ने ये सारी चीजें क्यों बोली, क्योंकि बेटा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जॉन बायरो जो है जिसके पास बेचारे के पास ये घोड़ा था, उस टाइम पे ये क्या करता था, वो इसके पीछे एक बग्गी लगाता था और बग्गी में पैसेंजर्स को ले जाया करता था जिससे कि वो कुछ पैसे कमा ले। सो जॉन बायरो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स, ठीक है, और वो हॉर्स के साथ क्या लगाता था, ही यूज्ड टू अटैच अ सरे। नाउ एनसीईआरटी में आपके लिए यही वर्ड दिया गया है, दैट इज सरे। आप सोचते होंगे सरे क्या होता है बच्चों, सो सरे इज बेसिकली जो पीछे वाली बग्गी होती है जिसको आप इंग्लिश में कैरियज भी बोलते हो। तो यहाँ पर जॉन बायरो रिप्लाई करता है अंकल खॉसरोव को, हाँ जी अंकल खॉसरोव आपके लिए तो इट इज नो हार्म, आप तो बोल सकते हो आपके लिए आसान है, बट यू नो फॉर मी माई हॉर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले 1 महीने से गुम हो चुका है बिकॉज ही यूज्ड टू अटैच अ सरे टू हिज हॉर्स। तो आप समझ गए उसके लिए वो घोड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये बेटा उसकी रोटी का सवाल था। रोजी रोटी का सवाल क्यों था, अगर ये भी क्वेश्चन आए तो नाउ यू कैन आंसर दैट, बिकॉज जॉन बायरो यूज्ड टू अटैच अ सरे, यानी कि एक बग्गी लगाता था उसके पीछे जिससे कि भाई वो अपने हॉर्स को कमर्शियल काम के लिए पर्पस के लिए यूज कर पाए और कुछ पैसा कमा पाए। अंकल खॉसरोव फिर चिल्लाते हैं, so what will I do with your sare? Shh, it is no harm and pay no attention to it। तो जॉन बायरो बेचारा परेशान होकर वहां से चला जाता है, उसके पास कोई और चारा नहीं बचता है। अंकल खॉसरोव उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। आरम और मुराद कुछ दिन तक और हॉर्स राइडिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग जाकर, लेकिन जिस सुबह जॉन बायरो मुराद को और आरम को मिलता है, हॉर्स का टीथ एंड एवरीथिंग चेक करता है, हॉर्स का रियल नेम जो है वो विजायर है, मुराद उसे इंट्रोड्यूस करता है अपना हॉर्स बताते और बोलता है हम तो इसे प्यार से माय हार्ट बुलाते हैं, हार्ट यानी कि दिल, हार्ट यानी कि बेटा दिल, ओके। एंड कोरियन में तो आजकल आप लोग ये बना रहे हो। लेकिन उस दिन बेटा मुराद को एक चीज और रियलाइज होती है कि यार मैं तो अपने मजे के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। इनफैक्ट आरम भी बेटा बहुत कैरिड अवे हो चुका है, आरम को भी बहुत मजा आने लग गया है हॉर्स राइडिंग करने में, और इनफैक्ट वो अपने भाई मुराद से बोलता है कि यार तुम जॉन बायरो को ये हॉर्स रिटर्न मत करो। कौन बोलता है, आरम बोलता है मुराद को, बोलता तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग आती है, तुम तो ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम से हॉर्स है, मेरे पास तो तुम अभी लेकर आए हो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम परफेक्ट इन हॉर्स राइडिंग। एक काम करते हैं, आरम ने सजेस्ट किया, हम 1 साल के लिए इस घोड़े को रख लेते हैं। मुराद ने बहुत ज्यादा अग्री तो नहीं करा इस बात से कि इतने टाइम हम रख लें। तो मुराद जिस दिन जॉन बायरो से मिलता है और जब जॉन बायरो को परेशान देखता है, जिस दिन वो पूरे टीथ वगैरह खोल के चेक करता है हॉर्स के माउथ में ओपन करके, और फिर भी उन बच्चों पे नाम नहीं लगाता क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी ट्राइब, ऑनेस्ट ट्राइब, दैट इज द गैरेग्लोनियन ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो उस दिन मुराद को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। दो बेटा मुराद लव्ड राइडिंग द हॉर्स, बट व्हेन ही सॉ जॉन बायरो एंड व्हेन ही अंडरस्टूड दैट ही इज सफरिंग, क्योंकि उसका हॉर्स इतने टाइम से डिसअपियर हो चुका है, सो डीप डाउन मुराद ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट कीपिंग इट एनी लॉन्गर वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, कि अगर हमने और समय के लिए इस पे हॉर्स राइडिंग करी, और समय के लिए अगर जॉन बायरो अपने हॉर्स से दूर रहा, तो ये हमारे पार्ट पे बहुत गलत होगा, वी आर डूइंग रॉन्ग। सो फाइनली मुराद डिसाइडेड दैट यू नो मैं जो वजायर जो हॉर्स है जिसका रियल ओनर जॉन बायरो है, यहाँ के जो फार्मर है हमारे यहाँ के लोकल फार्मर, उनको मैं रिटर्न कर दूंगा बिकॉज ही इज द रियल ओनर। सो हु डिसाइडेड दिस, मुराद डिसाइडेड दैट आई विल रिटर्न द हॉर्स टू इट्स रियल ओनर, ठीक है। सो फाइनली बेटा इन्होंने चुपचाप से जाके क्या करा, मुराद ने जॉन बायरो के यहाँ पे जाके इस हॉर्स को रख दिया चुपचाप से। सो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मुराद एंड आरम quietly took the horse back and left it in John Byro's barn without telling anyone। अब ये किसी को बता तो सकते नहीं थे कि भाई हमारे पास था, तो अगेन अर्ली मॉर्निंग जाकर चुपचाप से ये जॉन बायरो के बान में इसको रख के आ गए। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बान,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बान, जो बेसिकली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं इसको, हम लोग खेत खलियान बोलते हैं, आप इनके लिए फार्म मान लो, फार्म टाइप की जो बिल्डिंग थी इसकी, ठीक है, जो वहां पे जाके जहाँ ये घोड़ा पहले खड़ा करता था, तो वहां जाके चुपचाप से इसने जाके उसको रख दिया, ठीक है। अब जब जॉन बायरो ने अपने घोड़े को देखा तो उसे इतनी खुशी हुई कि फाइनली मेरा हॉर्स मुझ पे वापस मुझे मिल गया है। सो जॉन बायरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नाउ व्हाट हैपेंड फ्यू डेज लेटर, एक बहुत अच्छी चीज होगी, अब फ्यू डेज लेटर जॉन बायरो जो है वापस से किसके घर पे आता है, एरम के घर पे आता है। सो जॉन बायरो हैप्पीली विजिटेड एरम्स हाउस, ये वापस वहां पे जाता है एरम के घर पे। पर आज बेटा इसके जो मन में था दैट वाज खुशी थी क्योंकि उसका घोड़ा वापस आ चुका है। सो नाउ दैट डे ही विजिटेड एरम्स हाउस, और ये क्या जाता है, ये अपनी खुशी बयां करने जाता है कि फाइनली मेरा जो घोड़ा है वो मुझे मिल चुका है, फाइनली आई हैव गॉट माई हॉर्स बैक। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, देयर विल बी अ वेरी बिग चेंज इन द हॉर्स। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। बेटा देयर मैंने इसलिए हटाया क्योंकि ये एरम और मुराद दोनों के घर पे नहीं जाता है, ही जस्ट वेंट टू वन पर्सन्स हाउस दैट इज एरम्स हाउस। सो ये एरम के घर पे जाता है और वहां पे बहुत खुशी से बताता है कि इट्स अ वेरी गुड न्यूज, माई हॉर्स हैड बीन रिटर्न, मेरा घोड़ा जो है मुझे रिटर्न कर दिया गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ वंडरफुल न्यूज। सो नाउ ही वॉज वेरी अमेज्ड, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और वो ये भी बताता है एरम के घर पे दैट आपको पता है इतने टाइम से जो मेरे पास मेरा घोड़ा नहीं था, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं वो कमजोर हो गया होगा, उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा होगा, उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल रही होगी, है ना, ये सोच रहा था जॉन बायरो। लेकिन जॉन बायरो जो सोच रहा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। नाउ द हॉर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पे बोलोगे स्ट्रॉन्गर, क्यों बेटा, क्योंकि पहले घोड़ा जितना स्ट्रांग था मुराद ने उसका ध्यान रख रख के उसे अच्छा खाना खिला के, और सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होता, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। अब हॉर्स को एक्सरसाइज कैसे कराएंगे, डंबल उठाने को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बेसिकली रोज रनिंग करवाना, ठीक है, उसको लेके जाना, उसका टेम्परामेंट यानी कि किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, इन सभी चीज़ों में मुराद था तो बहुत छोटा एज में, लेकिन ही वॉज ब्रिलियंट एट ऑल दीज थिंग्स दो ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो जॉन बायरो एरम के घर पे आके बताता है कि ओ इट्स अ गुड न्यूज़, मुझे मेरा घोड़ा वापस मिल चुका है फाइनली इतने समय बाद, और मेरा घोड़ा बहुत बेटर हो चुका है, ही इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, जितना स्ट्रॉन्ग वो पहले नहीं था उससे बेटर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड ही इज बेटर टेम्पर्ड, यानी कि अब उसे ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत तेज भागने लगता है एकदम गुस्से में, उसका टेम्परामेंट जो है, उसका नेचर और बिहेवियर में भी बहुत फर्क आ चुका है, एंड इवन ही इज मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर, यानी कि मुराद ने उसको एकदम साफ सफाई से भी रखा था, ट्रेनिंग भी अच्छे से देता था, और इनफैक्ट खिला पिला के और स्ट्रॉन्ग भी बना दिया था। सो नाउ जॉन बायरो वॉज सो हैप्पी, ही वंडर्ड, ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग कि यार ये तो कोई मिरेकल ही है कि मेरा घोड़ा मुझे मिल भी गया, एंड इनफैक्ट ये पहले से इतना अच्छा हो चुका है, तो फॉर मी इट्स अ मिरेकल, लगता है गॉड ने कोई जादू करा है। अब उस टाइम पे एरम के घर पे अगेन अंकल खॉसरो वॉज प्रेजेंट, और जॉन बायरो उन्हें भी बताने आया था, लेकिन अंकल खॉसरो बीइंग अंकल खॉसरो, सो व्हाट, तुम्हारा घोड़ा मिल गया तो हम क्या करें, और चिल्लाते हैं उसके ऊपर जोर से और बोलते हैं इट इज नो हार्म एंड पे नो अटेंशन टू इट। तो बेटा इस तरीके से ये प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होती है। सो कंक्लूजन यही है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एट द सेम टाइम ये बहुत ही ह्यूमरस है, यानी कि इसमें आपको बहुत फनी एलिमेंट देखने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बच्चे उसको चोरी नहीं बताते हैं, उन्हें लगता है हम बोरो कर रहे हैं हॉर्स, और अंकल खॉस्ट्रोफ द बिगेस्ट कॉमेडी कैरेक्टर है ही सही, बट बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है ये स्टोरी। मुराद टेम्परली जो है अपनी डिजायर को, अपनी टेम्पटेशन को, अपनी इच्छा को, जो कि उसका प्यार था, एडवेंचर था फॉर हॉर्सेस, उसको इंपॉर्टेंस देता है, बट एट द सेम टाइम उसको समझ में आता है कि नहीं यार हम उसको सेल तो नहीं कर सकते, और एट द एंड वो बहुत राइट काम करता है, जो कि उसका राइटफुल ओनर है जॉन बायरो, उसको ये रिटर्न कर देता है, प्रूफ करता है कि हाँ यार गैरिग्लोनियन ट्राइब जो है क्यों अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी गुडनेस के लिए और अपने ट्रस्ट के लिए इतने सालों से क्यों फेमस है। वो चाहता तो वो और समय के लिए घोड़ा चला सकता था, और जॉन बायरो को शक नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और ईमानदार ट्राइब से बिलोंग करते थे, बट ही अंडरस्टूड कि नहीं यार हमारी जो टेम्पटेशन है, हमें बहुत बार मन करता है कि यार जो मेरी इच्छा है, टेम्पटेशन यानी कि जो मेरी डिजायर है, जिस चीज को लेके मेरे मन में लालच है मैं वो करूं, लेकिन बेटा जो हमारी लालच कहती है जरूरी नहीं है वो चीज सही हो, बहुत बार हो सकता है वो चीज गलत हो, एंड सिमिलरली लाइफ भी ऐसी है, बहुत बार मन करेगा आज पढ़ाई नहीं करें, आज दोस्तों के साथ गेड़ी मार लेता हूँ,
सब चीज करो लाइफ में, आधा घंटा पौन घंटा दोस्तों को भी दो, बट एट द सेम टाइम लाइफ में डिसिप्लिन भी जरूरी है। टेम्पटेशन क्या होगी, डिजायर क्या होगी घूमने जाने की, लेकिन हमें पता है वो चीज क्या होगी, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अपने आपकी जो टेम्पटेशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि लास्ट में हमारे इस छोटे बच्चे मुराद ने किया। So on this note, we have completed our entire chapter. Now without any delay, let's get started with our NCERT questions. और इसके बाद मैं आपको कराऊंगी इसके most important questions भी। तो बेटा your first NCERT question says this, which is on your screen. तो पहला सवाल क्या कहता है, You will probably agree that this story does not have any breathless adventure. इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत एडवेंचर है, मार धाड़ है, खतरनाक चीजें हो रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई एक्साइटिंग एक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ओपिनियन में इस कहानी में ऐसा क्या है जो इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। इनफैक्ट मुझे भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसमें क्या है, किस वजह से ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। सो बेटा ये स्टोरी, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग नॉट बिकॉज ऑफ द थ्रिलिंग एक्शन, कि इसमें एक्शन है, बट इट इज वेरी exciting and interesting because it is based on the theme of honesty, both the kids innocence and childhood adventure that they wanted to do. Aram and Murad, they both belong to Garagloonian tribe which is famous for their honesty. यहाँ पे they are correct है, and the most important thing is it is also very interesting chapter because of the humor of Uncle Khosrow's outburst that it is no harm and pay no attention to it. अब ये इंटरेस्टिंग और क्यों है, बिकॉज दी बॉयज आर इन द डिलेमा अबाउट स्टीलिंग वर्सेस बोरोइंग, कि हमने तो स्टील नहीं करा, हमने तो सिर्फ बोरो करा है बिकॉज हम कुछ टाइम के लिए हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं। डिलेमा इज अगेन व्हाट, दे आर इन द कंफ्यूजन, स्पेशली आरएम को ये कंफ्यूजन है कि भाई ये चोरी है कि नहीं है। तो ये जो टेंशन है कि भाई ये गरीब भी हैं बड़े ईमानदार भी हैं, वैल्यूज भी बहुत अच्छी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो रीडर्स हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, हमारा इंटरेस्ट इस स्टोरी में बांध के रखती है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम स्टोरी में बोर हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस आंसर। Next is, my dear students, did the boys return the horse because they were conscience stricken थे, या because they were afraid? तो इनका जो अंतर आत्मा है, इनका जो कॉन्शियस है, वो इन्हें कहने लगा कि यार आप गलत कर रहे हो, हॉर्स को रिटर्न कर दो। इन बच्चों ने इसीलिए घोड़े को रिटर्न किया, स्पेशली मुराद ने, या फिर वो डर गया था? दैट इज द क्वेश्चन। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है मुराद डरा तो बिल्कुल नहीं था, उसने तो बहुत कॉन्फिडेंटली, छोटा बच्चा होकर जॉन बायरो से बहुत कॉन्फिडेंटली बात की थी। सो वी कैन डेफिनेटली से द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन, यानी कि उनका मन से आने लगा था कि भाई हम गलत कर रहे हैं, आत्मा कह रही थी, कॉन्शियस कह रहा था। तो हम ये तो नहीं कह सकते दैट दे आर अफ्रेड। जॉन बायरो ने अपने घोड़े को पहचान तो लिया था, ओके, जॉन बायरो रिकॉग्नाइज द हॉर्स बट ट्रस्टेड देयर ऑनेस्टी। द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, उसने ये भी बोला, और उसने बोला इफ नॉट मोर अलाइक देन ट्विन ब्रदर्स। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अरे बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह ही दिखता है, तो ये कहीं ना कहीं उसका ट्विन जुड़वा भाई होगा। जॉन बायरो ने ये कह भी दिया था, और जॉन बायरो को शक भी नहीं हुआ क्योंकि वो इनकी फैमिली को जानता था। फेम ऑफ द फैमिली वाज दैट दे वर वेरी फेमस फॉर द ऑनेस्टी। सो नाउ मुराद को बहुत गिल्टी लग रहा था, मनी मन बहुत बुरा लग रहा था, एंड ही रियलाइज दैट दे कुड नॉट बिट्रे द फैमिलीज रेप्यूटेशन, सो दे रिटर्न द हॉर्स चुपचाप से, सीक्रेटली। सो वी कैन नॉट से दैट दे वर अफ्रेड, बट वी कैन से उनकी अंतरात्मा से, कॉन्शियस ये कह रहा था कि नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद की बेटा जो एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, कि आपकी इमेजिनेशन उस पर क्या कहती है, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। सो येस, लेट्स सॉल्व देम। और हाई चांसेस है आपके स्कूल के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर क्वेश्चन चेंज होकर भी आते हैं, बट स्टिल इफ यू नो द आंसर, तो आप इसको इजीली फ्रेम कर लोगे। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज भी कर दें, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट है, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, सेज द नैरेटर, एंड व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल एंड व्हाई। पहली बात तो ये किसने बोला आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ? एरम ने बोला था जब उसने अपने भाई को, मुराद को विंडो के बाहर देखा सुबह 4 बजे विद अ वेरी बिग ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सो व्हेन द नैरेटर सॉ हिज कजन मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सो इट वाज वेरी अनबिलीवेबल फॉर हिम, उसको विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज दे बिलोंग टू पुअर फैमिली सच एज Garagloonian tribe. So such a beautiful horse was beyond their means. What is the meaning of beyond their means? यानी कि बेटा they were extremely poor.
तो उनके पास इतने मीन्स नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना मैग्निफिसेंट, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घोड़ा अफोर्ड कर पाए। तो मीन्स यहाँ पे उनके इट वॉज नॉट समथिंग दैट दे कैन अफोर्ड, इसीलिए वो बहुत एस्टोनिश था, बहुत सरप्राइज था। सो हु इज द नैरेटर? द नैरेटर इज एरम। ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, you should know this. Next is beta, what two character traits of Murad are hinted at by the narrator in the initial part of the story? आरम की क्या राय है अपने भाई मुराद के बारे में, स्पेशली जो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है स्टोरी का, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेटा मुराद है, ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नैरेटर। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मुराद को क्रेजी मानते थे, स्पेशली गैरिग्लोनियन ट्राइब में। मैंने आपको बताया भी था, सब क्रेजी मानते थे, लेकिन कभी भी आरम अपने भाई मुराद के बारे में ये चीज नहीं सोचता था। मुराद कहीं ना कहीं क्रेजी था भी सही, स्पेशली क्रेजी अबाउट एनिमल्स, especially horses. Now secondly, he enjoyed being alive more than anybody else. तो यहाँ पे आरम ने दो चीजें स्पेशली बोली थी इस चैप्टर में कि सब मेरे भाई को क्रेजी मानते, मैं उसे क्रेजी नहीं मानता हूँ, ठीक है। मे बी ही जस्ट लाइक्स हॉर्सेस बट आई वोंट से दैट माई ब्रदर इज क्रेजी। किसने बोला था? एरम ने। बल्कि एरम ने एक चीज और बोली थी, ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। एरम एक बहुत अच्छा भाई था, वो अपने भाई को सरफिरा नहीं मानता था। एरम ने ये भी मेंशन करा दैट यू नो मुराद लव्स बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। बहुत सारे लोग होते हैं यार जो जिंदगी में जिनको ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, दे डोंट वांट टू एंजॉय कि ठीक है यार काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इट्स ओके। बट बहुत लोग एडवेंचरस होते हैं, दे वांट टू लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। मुराद वॉज अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। तो जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, जरूरी नहीं है हर कोई एडवेंचरस हो, लेकिन मुराद क्या था? ही वॉज एडवेंचरस एंड ही वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। दैट मीन्स वी कैन से ही वॉज अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। तो एरम बहुत अच्छे से अपने भाई मुराद के बारे में ये दोनों चीजें बोलता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट ट्रेट्स ऑफ द गैरिग्लोनियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी। गैरिग्लोनियन फैमिली किस चीज के लिए फेमस थी बेटा? द गैरिग्लोनियन फैमिली, दो नाउ दे वर पुअर पर अर्लियर दे वर रिच। अर्लियर ये क्या थे? बहुत सालों पहले इनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन तब से लेके आज तक एक चीज कॉमन है, क्या वो पैसा है? नहीं। हमेशा से बेटा 1100 सेंचुरीज से फॉर लास्ट 11 centuries, for last 1100 years they were famous for their honesty even when they were wealthy. तो जब ये wealthy थे, जब ये लोग क्या थे बेटा? रिच थे, तब भी ये लोग ईमानदार थे। और अच्छी चीज क्या है, आज इनके पास पैसा नहीं है तब भी ये लोग ऑनेस्ट हैं, गलत काम नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली, अपनी इज्जत को लेकर इनको बहुत प्राउड फील होता था। फर्स्ट चीज दे लव्ड अबाउट देमसेल्व्स वाज देयर रिस्पेक्ट, देयर प्राउड। नेक्स्ट सेकंड वाज ऑनेस्टी एंड आफ्टर दैट दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, राइट एंड रॉन्ग का मतलब सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलने का दम रखते थे गैरिग्लोनियन फैमिली के लोग। और ये बिलीव करते थे कि भाई मॉरल्स जो हैं, इंसान को मॉरली करेक्ट काम करना चाहिए, उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। भाई लोगों को लगता है कि पैसे कमाने के लिए अगर मैं गलत काम कर लूँ, कोई 2 नंबर का पैसा कमा लूँ, तो ये कोई गलत चीज थोड़ी होती है। तो दैट मीन्स वो इंसान मॉरली भी गलत सोचता है। लेकिन गैरिग्लोनियन ट्राइब में बहुत अच्छी चीज थी, दे बिलीव्ड इन ऑनेस्टी, और ये सही है, सत्य का साथ देंगे, गलत को गलत बोलेंगे। सो दे हैड द ऑडेसिटी कि भाई ये सही है, इसको सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। नन ऑफ देम, कोई भी इनके परिवार में, नोबडी वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीवन इन द वर्ल्ड कि भाई इसका फायदा उठा लो, इससे पैसे लूट लो, इस तरह का काम कभी नहीं करते थे, ठीक है। दे वुड नॉट स्टील एंड नो मेंबर ऑफ द गैरिग्लोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। तो ये आपके एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस मैंने आपको यहाँ दी है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आए बेटा, तो आप आराम से गैरिग्लोनियन फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स पास थ्रू द नैरेटर्स माइंड ऑन सीइंग मुराद ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स अर्ली वन मॉर्निंग। जब 4 बजे सुबह मुराद वो घोड़ा लेकर आया, तो बेटा आरम के मन में क्या ख्याल आया? सबसे पहले नैरेटर बहुत सरप्राइज था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक दिन सुबह मेरा भाई ये घोड़ा लेके आ जाएगा। नाउ ही न्यू मतलब आरम न्यू दैट हिज कजन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। यानी कि उसने क्या नहीं करा होगा? बाय तो नहीं करा होगा, परचेज तो नहीं करा होगा।
सो सिंस ही कुड नॉट हैव बॉट इट, ये खरीद तो नहीं सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसने कहीं घोड़ा चोरी तो नहीं करा है, उसको यही लगा। लेकिन हाउएवर हमारी जो फैमिली का प्राइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और फैमिली कौन सी, गैरेग्लोनियन ट्राइब। तो ही रिफ्यूज टू बिलीव, उसने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मानने से इनकार कर दिया, खुद को समझाया और मानने से इनकार करना, मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या कि भाई ये घोड़ा मेरे भाई ने नहीं चुराया है, सिंपल सी बात है। उसने रीजन क्या दिया कि यार अगर हम घोड़े को बेच देंगे, इफ वी विल सेल द हॉर्स, दैट मीन्स इट इज स्टीलिंग, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, हमने बस बोरो किया है, वी वांट टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग, और कुछ टाइम बाद हम इसको लौटा देंगे, तो दैट इज नॉट स्टीलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट वी हैव completed the entire chapter. So I hope all the question answers, each and everything is clear to all my dear students. So we have done character sketch of Murad, Aram, Uncle Khosrow and John Byro. I have explained you the chapter in detail, and at the end we have discussed NCERT question answers, and also we have discussed a lot of most important questions. So I hope आपको ये वन शॉट अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा ये प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। सो अगर आपको बेटा अच्छा लगा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिव्या मैम इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।